तो हाय गाइस, वेलकम टू ENC डेट इज एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। फर्दर आज के हम लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर थर्ड। कौन सा यूनिट? यूनिट नंबर थर्ड। ठीक है, तीसरा, यूनिट नंबर तीसरा। भाई यूनिट नंबर तीसरा क्या है यूनिट नंबर तीसरा? देखो देखते हैं। एनवायरमेंटल साइंस एंड हेल्थ सैनिटाइजेशन। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस एंड हेल्थ सैनिटाइजेशन क्या होता है? एनवायरमेंटल साइंस एंड हेल्थ सैनिटाइजेशन के बारे में कुछ पता होगा है ना? आप सेकेंड ईयर पास कर चुके हो, 11 12 पास कर चुके हो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ भाई। कम्युनिटी में एनवायरमेंट हेल्थ का क्या रोल प्ले होता है, क्या सैनिटाइजेशन का क्या रोल प्ले होता है हमारे कम्युनिटी में? देखो, अगर एक प्रॉपर एनवायरमेंट इन द सेंस, जैसे मान लो मॉस्किटो है, ठीक है, मॉस्किटोज है, एडिस मॉस्किटोज ले लो मलेरिया का, ठीक है, या फिर डेंगू ले लो, सबसे कॉमन डेंगू कौन से सीजन में सबसे ज़्यादा आता है? जब बरसात होती है। बरसात होने के बाद जब कहीं पानी कलेक्ट होता है, पानी कलेक्ट होने के बाद एडिस मॉस्किटोज पे आते हैं, एडिस मॉस्किटोज आते हैं, वो ब्रीड करते हैं, ब्रीड करने के बाद जब उनके बच्चे बड़े होते हैं या फिर वो काटते हैं, उसके बाद हमें डेंगू होता है कि नहीं होता? होता है ना, ये पता है ना? सेम ऐसे अब अगर हम उस एनवायरनमेंट की स्टडी कर लें कि भाई जिस समय एडिस अपने ब्रीड करिए उसी समय हम उसको कंट्रोल मेजर कर लेंगे तो क्या होगा? वो उसके ब्रीड जो होता है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे ना। यस, चलो इसी बात पे लाइक कर दो। कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। इस पर हम एनवायरमेंटल साइंस एंड हेल्थ सैनिटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें 3 चीजें पढ़ते हैं एयर के बारे में, वाटर एंड वेस्ट। एयर पॉल्यूशन। देखो, एयर एक बहुत ज़्यादा अब एक मतलब मुद्दा बन चुका है। जैसे दिल्ली हो गया, आपका नोएडा हो गया, ठीक है, दिल्ली एंड नोएडा के साइड में क्या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, ठीक है, दिवाली वगैरह में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। हाँ, इसी बात पे दिवाली आ रही है तो भाई दिवाली में क्या करना है? बम नहीं फोड़ना है, ठीक, एटम बम फोड़ दो। एटम बम फोड़ना है। कोई कुछ बोले कोई मतलब नहीं भाई, बोलने वाले बोलते रहते हैं। एटम बम फोड़ना है तुम्हें, इस बार एटम बम फोड़ना है ना? हाँ ठीक है, चलो फोड़ना है। तो भाई पोल्यूशन की बात करते हैं। एयर पॉल्यूशन देखो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। अब मुझे बताओ प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है? प्राइमरी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी जो होता है वो मोस्ट इम्प्रोबल, जैसे हो गया तुम्हारा सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है? जैसे CO कार्बन डाइऑक्साइड, फिर NO2, ठीक है, फिर क्या होता है भाई? ये क्या? फिर SO2 सल्फर ऑक्साइड, SO2 है ना, SO2। इन सबसे फैलता है एयर पॉल्यूशन, प्राइमरी वाला। सेकेंडरी वाला जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, है ना, डस्ट स्मोक हो गया, और कुछ फैक्ट्री से जो केमिकल्स वगैरह निकलते रहते हैं, ये हो जाते हैं। तो मतलब हमारा क्या मतलब हो गया कि भाई प्राइमरी वाले क्या है? बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सेकेंडरी वाले कहीं ना कहीं नॉर्मल ही है, ठीक है। प्राइमरी वाले बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। प्राइमरी वाले क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। प्राइमरी वाला मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर पॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई एयर पॉल्यूशन में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 की वजह से ही बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। अब एयर पॉल्यूशन को मेजर किससे करते हैं? एयर पॉल्यूशन को किससे मेजर करते हैं? AIQ इंडेक्स, पता है ना? अभी देखना दिवाली में बढ़ेगा ये AIQ इंडेक्स। AIQ इंडेक्स का मतलब हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। AIQ का मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स के भी अपने कुछ एक रूल रेगुलेशंस होते हैं, एक उनके नॉर्मल वैल्यूज होते हैं। जैसे अगर लेस देन 50 तो बढ़िया भाई, अच्छा गुड है, 50 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, चलो ठीक है, 200 से ज़्यादा पुअर है, 100 से 200 मॉडरेट है, और 400 से ज़्यादा क्या होता है? सीवियर हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब एयर के तो हमने ऐसे चीज़ें पढ़ ली। अब एयर के बाद हम बात करते हैं भाई टेम्परेचर, ठीक है भाई। टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं बताओ? टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं, तो सबको पता हो। ह्यूमिडिटी को किससे मेजर करते हैं? ह्यूमिडिटी को भाई साइको या फिर हाइड्रोमीटर से चेक करते हैं, ठीक है। एयर का मूवमेंट किससे चेक करते हैं? तो एन्यूमीटर से चेक करते हैं। और कूलिंग पावर किससे चेक करते हैं? तो काटा मीटर होता है। देखो, ये सब मीटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं। फर्दर उसके जैसे मान लो कि कहीं पे ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा, ह्यूमिडिटी कहाँ ज़्यादा होती है बताओ? ह्यूमिडिटी कहाँ ज़्यादा होती है भाई? जहाँ पे कोस्टल एरिया होता है ना, कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी, है ना, ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी। या फिर एक और बात होती है, जैसे मान लो बरसात है, बरसात का सीजन है, बरसात के सीजन के मतलब 1-2 दिन में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, उस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसको हमें मेजर करना है। हमें मेजर कैसे करेंगे कि हमें ह्यूमिडिटी पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए रहता है साइको या फिर हाइड्रोमीटर, ठीक है। इतना कर लिया। अब उसके बाद हम बात करेंगे वाटर का। भाई वाटर देखो, वाटर को जो हम टेस्ट करते हैं वो मेजर्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है, फिजिकली, केमिकली एंड बायोलॉजिकली। अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल में जैसे होता है सबसे पहले क्लोरीनेशन। क्या होता है?
क्लोरीनेशन। आपने सुना होगा, अगर जो बच्चे नोएडा वगैरह रहते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो जो बच्चे जैसे मान लो अब फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, अब केमिकल की मैं बात कर रहा था, तो केमिकल में जैसे बहुत बच्चे जो होते हैं वो आपके जैसे मान लो नोएडा वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, या फिर दिल्ली वाले कुछ बच्चे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ, जो आपके यहाँ जो पानी आता है वो क्या वो पानी, ठीक है, वो पानी लेना और आप अपने गांव पे जाना, ठीक है, जैसे मान लो अपने गांव पे गए, अब वो पानी को लेना, ठीक है, दोनों वाटर ले लिया, कहीं ना कहीं आपको अंतर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि जो शहर का पानी होता है ना, वहाँ डेवलप्ड एरिया में जो शहर पानी होती है वो क्लोरीनेटेड वाटर होता है। क्या? क्लोरीनेटेड वाटर होता है, उसमें क्लोरीन मिला हुआ होता है फॉर क्लीनिंग पर्पस के लिए, ठीक है, ये हो गया। तो ये केमिकल हो जाता है, केमिकली उसको ट्रीट करते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए। फिजिकल में जैसे हो गया हमारे पास, हमने उसके पीएच देख लिया, है ना, फिजिकली जैसे नॉर्मल चीज़ होती है, जैसे पीएच देख लिया, कलर देख लिया, टेम्परेचर देख लिया, ये सारी चीज़ होती हैं। बायोलॉजिकल में हम देखते हैं फीकल मटेरियल कहीं प्रेजेंट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो केमिकल में देखो, सबसे पहले क्लोरीनेशन हमेशा याद रखना, ये डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट होता है सबसे पहले। और क्लोरीन का जो डिमांड होता है पानी में, इसको हम कैसे चेक करते हैं कि भी एक लीटर में हमें कितने अमाउंट ऑफ क्लोरीन को हमें डिसॉल्व करना, ठीक है। तो उसके लिए कुछ अपरेटस होता है, उसको कौन सा कहते हैं? उसको कहते हैं हॉर्कस अपरेटस, ठीक है, हॉर्कस अपरेटस। कौन सा? हॉर्कस अपरेटस, ठीक है, हॉर्कस अपरेटस। कैल्शियम एस्टिमेट कैसे निकालते हैं? तो ऑर्थो ऑटोडिन टेस्ट, ठीक है। क्लोरीन का एस्टिमेट कैसे निकलता? ऑर्थो ऑटोडिन टेस्ट से, ठीक है, ऑर्थो ऑटोडिन टेस्ट। अगर हम पानी की हार्डनेस की बात करें भाई, हार्डनेस कितने टाइप? क्लोरीनेशन हो गया, हाँ, एस्टिमेट, ठीक है। कैल्शियम का एस्टिमेट किससे कर रहा था मैंने? ऑर्थो ऑटोडिन टेस्ट से। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं हार्डनेस की, व्हाट इज द वाटर ऑफ हार्डनेस। अगर मैंने पानी की हार्डनेस की बात करूं तो हार्डनेस कितने टाइप्स के होते हैं पानी के? देखो, दो टाइप्स के होते हैं, एक टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट होता है। टेम्परेरी जो होता है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से होता है। परमानेंट जो होता है उसमें हम सल्फर नाइट्रेट मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो परमानेंट हो जाता है, रेयर देखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्या? उसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया फिजिकल, हो गया था केमिकल। अब बायोलॉजिकल की बात करें, देखो बायोलॉजिकल में जर्नल इंडिकेटर क्या होता है? क्लोरीफॉर्म। अगर मान लो पानी में क्लोरीफॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर फीकल मटेरियल प्रेजेंट है, वैसे फीकल मटेरियल तो होना नहीं चाहिए पहली बात, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो वो पीने योग्य पानी नहीं है। क्या? पीने योग्य पानी नहीं है, ठीक है, मत पीना, हो गया। वेस्ट की बात करें तो वेस्ट भाई देखो, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। और सॉलिड का मतलब जैसे तुम्हारे घरों में जो वेस्ट होता है ना, वो होता है सॉलिड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट का मतलब क्या हो गया? जैसे फैक्ट्री में से जो डायरेक्ट पानी निकलता है और क्या कहते हैं, नदियों में छोड़ दिया जाता है ना, उसको कहते हैं डायरेक्ट हमारा लिक्विड वेस्ट, ठीक है। वेस्ट की बात करें तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल, जैसे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल में जैसे बहुत जगह जैसे बर्निंग कर देते हैं, लैंडफिल कर देते हैं, मिट्टी के ऊपर डंपिंग एरिया होता है, कंपोजिशन होता है, इंसिनरेशन होता है। इंसिनरेशन किस पे करते हैं भाई? सेकंड सेम में आपने थर्ड सेम में पढ़ा होगा, इंसिनरेशन का मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर उसके बाद बैंगलोर मेथड बताऊंगा, रिसाइकलिंग मेथड, रिसाइकिल कर देते हैं। इसमें जो सबसे चीपेस्ट मेथड कौन सा होता है बताओ? इसमें जो सबसे चीपेस्ट मेथड होता है, जो भाई सब जगह हो जाता है, और सबसे डेंजर मेथड कौन होता है? डेंजर हमारा बर्निंग होता है भाई, जलाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। डेंजर खतरा है, बर्निंग नहीं करना है, ठीक है। मोस्ट क्या कहते हैं, डंपिंग जो होता है नॉन सैनिटाइजिंग मेथड होता है। डंपिंग हम नॉन सैनिटाइजिंग मेथड करते हैं भाई, डंप कर देते हैं। जैसे आप नोएडा वगैरह जाओ ना, नोएडा दिल्ली में देखते नहीं, वो पहाड़ रहता है, कूड़ों का पहाड़, वो सबसे गंदी, मतलब नॉन, जैसे कहते हैं ना, हेल्थ सैनिटाइजेशन बहुत रेयर, मतलब बहुत इफेक्ट करता है वहाँ के लोगों को, बहुत वहाँ के जो आसपास के लोग रहते हैं बहुत इफेक्ट करता है उनको, ठीक है। ये हो गया कॉम्पोजिशन। बैंगलोर मेथड जो होता है ना, बैंगलोर मेथड लेयरिंग मेथड जिसे कहते हैं, बैंगलोर मेथड को ही हम लेयरिंग मेथड करते हैं। जैसे हो गया, जैसे हमने एक लेयर बनाया, एक गड्ढा बना दिया, उसमें हमने वेस्ट रखा, वेस्ट के ऊपर मिट्टी सॉइल रखा, फिर वेस्ट रखा, फिर सॉइल रखा, फिर वेस्ट रखा, फिर सॉइल रखा, लेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने कर लिया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे करने वाले हैं। हाँ तो गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। देखो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे भाई, नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स के? तो नेचुरल रिसोर्सेज भाई कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। सबसे पहले अगर हम रिन्यूएबल की बात करें, थोड़ा सा इसमें हम फिर से जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल का मतलब जो होता है अनलिमिटेड सोर्स, है ना, जिसको कहते हैं भाई अनलिमिटेड सोर्स। फॉर एग्जांपल देखो, सनलाइट है ना, सनलाइट, क्या सनलाइट 2 दिन बाद चला जाएगा?
हाँ, 2 दिन बाद चला जाएगा, या सन या धूप कहेगा भाई मैं 2 दिन बाद नहीं आऊँगा, ऐसा तो नहीं है ना, डेली होता है ना, डेली आता है ना सन, डेली आता है ना सन, बस ऐसे ही। तो जैसे सन हो गया है ना, सन हो गया, फिर उसके बाद सनलाइट, सनलाइट या फिर सन एनर्जी का जो सोर्स है, फिर हाइड्रो पावर हो गया, हाइड्रो है ना, हाइड्रो हो गया, ये सब है, और फिर एटीसी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिन्यूएबल सोर्स होती हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब जैसे हमारा कोल हो गया, कि भाई जब अगर एक बार ये खत्म हुआ तो इसको रिन्यू होने में बहुत सारे टाइम लग जाएगा, है ना, रिन्यू होने में बहुत सारे टाइम लग जाएगा। जैसे हमारा कोल हो गया, है ना, कोल के बाद हमारे फॉरेस्ट हो जाते हैं, फॉरेस्ट हो जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट में भी देखो, फॉरेस्ट जो होता है वो रिन्यूएबल हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, ठीक है, एक बार उसको कट गया तो वो नहीं आता। तो ये हमारे नेचुरल सोर्स हो चुके हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टाइप होता है वो होता है लैंड रिसोर्स, ठीक है, सबसे पहला टाइम लैंड रिसोर्स, फिर फूड रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज एंड मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम लैंड रिसोर्सेज की बात करें, भाई लैंड रिसोर्सेज क्या होता है। भाई सबसे पहले अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि मेरे भाई ये बताओ मुझे लैंड रिसोर्स क्या होता है, भाई लैंड रिसोर्स का मतलब ये हो गया जमीन, ठीक है, जमीन इन द सेंस लैंड, है ना। अब देखो मेरी बात बताओ, अगर एक स्पेसिफिक एक पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसमें लगभग 1000 लोग रह रहे हैं, जैसे सब सेंटर है जिसमें 1000 से 3000 लोग रहते हैं, अगर वहाँ पे लैंड की कमी है या फिर लैंड सफिशिएंट लैंड नहीं है, तो क्या वो जो लोग हैं वो कंसाइज होकर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे ना। इसी के लिए लैंड का भी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इसके बाद हम बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं लैंड के रिगार्डिंग, लैंड रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है वो होता है वाटर इरिगेशन, मतलब जैसे कहते हैं सॉइल इरिगेशन, ठीक है। सॉइल इरिगेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो जैसे मान लो बारिश आई या फिर बाढ़ आता तो क्या करता है वो मिट्टी को काट के ले जाता अपने साथ, है ना, कहते नहीं मिट्टी को काट के ले गया, तो वो मिट्टी को काट के ले जाना ही लैंड कहीं ना कहीं लैंड रिसोर्सेज के लिए दिक्कत पैदा कर देता है, ठीक है, लैंड रिसोर्सेज। अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कैसे करते हैं, ठीक है, इसको बचाएं कैसे, हम अपने लैंड को बचाएं कैसे। तो सबसे पहले होता है भाई पेड़ लगाना, ठीक है। जब हम पेड़ लगाएंगे, जब हम मतलब वृक्षरोपण करेंगे तो उससे क्या होगा भाई, वृक्षरोपण करने से क्या होता है कि जब पेड़ लगेगा तो वो मिट्टी को पकड़ेगा तो क्या होगा, मिट्टी क्या कहते हैं बाढ़ के साथ जाएगी नहीं, रुकी रहेगी एक जगह, स्टॉप रहेगा, ठीक है, ये हो सकता है। हमने ये कर लिया। फिर उसके बाद फूड रिसोर्सेज की बात करें, देखो फूड रिसोर्सेज में मैं आपको बता दूं, फूड रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि जैसे हमें जो है खाना लिमिटेड ही बनाना है, ठीक है। अगर देखो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन हो गया, जैसे मान लो आपके घर में 10 लोग रहते हैं, बोलो हाँ 10 लोग के हिसाब से 1 किलो चावल बन रहा है ना, नॉर्मल बन रहा। अगर किसी दिन 20 किलो लोग आ गए और आपके पास चावल ही नहीं है, क्या करोगे, ओवर पॉपुलेशन हो गया ना, ओवर पॉपुलेशन का तो दिक्कत होगा ना। इसलिए हमें भी ओवर पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करके रखना है फॉर फूड प्रिवेंशन के लिए। फॉरेस्ट प्रिवेंशन, देखो फॉरेस्ट में सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है वो होता है डिफॉरेस्टेशन का मेजर प्रॉब्लम होता है। क्लास 7 या क्लास 6 आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। फॉरेस्ट में मेनली फॉरेस्ट में सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि पेड़ का कटाव करना, ठीक है। तो उस पेड़ के कटाव को बचाने के लिए जैसे बिश्नोई कम्युनिटी जो थी हमारे गुजरात में, राजस्थान में जो बिश्नोई कम्युनिटी हैं वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। उन्होंने क्या चिपको मूवमेंट जो चला था वो बिश्नोई मूवमेंट के थ्रू तो चला था ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें फॉरेस्ट को भी बचाना चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट में रिफॉरेस्टमेंट करना चाहिए, है ना, पेड़ फिर से लगाना चाहिए। जो कहते नहीं है कि 1 पेड़ काटो तो 3 पेड़ लगाओ, वही वाला हिसाब है। एनर्जी रिसोर्स का मतलब देखो एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए, फालतू का हमें लाइट वगैरह भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादातर हमें रिन्यूएबल सोर्स पे डिपेंड होना पड़ेगा इस समय, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कोल माइनिंग हो गया, ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं। ख़त्म होने की वजह से ये बहुत दिक्कत करेंगे। इसको हमें बचाव के लिए हमें रिन्यूएबल सोर्स पे ही आना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी हो गया। मिनरल्स की बात करें, देखो मिनरल्स में जैसे खदान वगैरह, कोल हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर्स हो गया। इससे क्या होता है, अगर हम हैवी अमाउंट में इसको माइनिंग में करते रहेंगे ना, तो माइनिंग करने से क्या होता है पता है ना, उत्तराखंड में क्या होता है, कहते नहीं मिट्टी धस गई, भूस्खलन जिसे कहते हैं, मिट्टी धसना क्यों होती है बताओ भाई, मिट्टी धसना क्यों होता है मिट्टी धसना, इसी की वजह से होता है जब हम ज़्यादा माइनिंग करते हैं। इसी के लिए एक्सेस माइनिंग भी हमें कहीं ना कहीं स्टॉप करना है फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्लाइमेट एंड आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे इकोसिस्टम। भाई इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम का मतलब क्या, मुझे ये बता दो, आप अपने आप इकोसिस्टम में रहते हो या नहीं रहते हो, आप इकोसिस्टम में रहते हो या नहीं रहते हो, मुझे बताओ। आप रहते हो नहीं रहते हो ना, रहते हो कि नहीं रहते हो ना इकोसिस्टम में। भाई इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया, इकोसिस्टम का मतलब ये हो गया कि ऐसा चीज़ जो कि एनिमल और प्लांट दोनों को इंक्लूड करे, एज वेल एज उनकी कम्युनिटीज़ को भी इंक्लूड करे,
है ना। जैसे मान लो एक ऐसा इकोसिस्टम, या इकोसिस्टम क्या होता है भाई, एक ऐसा एनवायरनमेंट या एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एनिमल्स, उसके साथ साथ उसके प्लांट्स और उसके साथ साथ उनकी कम्युनिटी, ये तीनों चीज़ इंक्लूड होते हो, उन्हें हम इकोसिस्टम कहते हैं। कहते हैं ना। चलो इस बात पे लाइक कर दो, लाइक कर दिया जल्दी जल्दी, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम हो गया। इस इकोसिस्टम का भी एक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, अब इकोसिस्टम का एक स्ट्रक्चर होता था, कौन सा? बायोटिक एंड एबायोटिक। अब बायोटिक का मतलब क्या होता है बताओ? बायोटिक का मतलब होता है जिसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और क्या तुम्हारा डिकम्पोजर्स तीनों आए। बायोटिक मतलब प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। जैसे मतलब प्रोड्यूसर मतलब जो पैदा कर रहा है, कंज्यूमर जो उसको उपयोग कर रहा है, और डिकम्पोजर जो उसको खत्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपका प्रोड्यूसर मतलब आ गया, जैसे एक रैट है ना, उसको एक ईगल ने खाया, ईगल मर गई, किसे खाएगा? कौन खाएगा ईगल को? स्नेक वगैरह खा लेंगे, या फिर समझ लो एक स्नेक है, उसको खाया एक रैट था, उसको खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। प्रोड्यूसर भी हो रहा, डिकम्पोजर भी है, एग्जाम्पल है, फूड चेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इससे रिलेट नहीं करेगा। तो जिसमें प्रोड्यूसर भी हो, कंज्यूमर भी हो, डिकम्पोजर भी हो, उसको बायोटिक होता है। एबायोटिक का मतलब हो जाता है मेरे भाई जिसमें एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीज़ें आती हो। ठीक है, मैं बढ़ के बताता हूँ कि रेफरेंस और टू नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइक एयर, वाटर, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब होता है इसमें लिविंग आते हैं। ठीक है, देखो कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, डिकम्पोजर कौन होते हैं, वो लिविंग ही होते हैं ना। नॉन एबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट मतलब सर अगर मैं पूछता हूँ भाई नॉन लिविंग कंपोनेंट बता देना क्या होता है, भाई मैं बताऊंगा, बताओ। देखो सर, नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होता है ना सर, वो जो होता है हमारा, जैसे अगर एयर, वाटर, सॉइल, एयर होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, फिर उसके बाद एनवायरमेंट वगैरह, ये सब एबायोटिक मानते हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं भाई, इकोसिस्टम का क्या फंक्शन होता है बताओ। अब मैं आप पे डाल रहा हूँ कि इकोसिस्टम का मुझे फंक्शन बता दो जल्दी जल्दी, इकोसिस्टम का मुझे फंक्शन बता दो, क्या होता है इकोसिस्टम का, बताओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया? हाँ, इसका इकोसिस्टम का फंक्शन बता दो। तो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, और इकोसिस्टम में पढ़ने से पहले हमें ये पता चाहिए कि भाई इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, इकोसिस्टम का मतलब होता है इंक्लूडेड एनिमल्स एंड प्लांट और कम्युनिटी। हम एक स्पेशल कम्युनिटी में जिसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों एक साथ आके रहते हो। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बायोटिक होता है, एबायोटिक। स्ट्रक्चर में बायोटिक होता है और एबायोटिक होता है। बायोटिक मतलब जिसमें प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, डिकम्पोजर हो, वो बायोटिक होता है। बायोटिक हमेशा याद रखना लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही कहते हैं, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा आ जाता है भाई, देखो एयर होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, ये सब हमारे आते हैं एबायोटिक में। इसके हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या करता है भाई, रेगुलेट करता है हमारे वाइटल एनवायरनमेंट को, हेल्प करता है, मेंटेन करता है साइकिल को, और रेगुलेट करता है हमारे इकोसिस्टम को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि ऐसा एक स्पेसिफिक एरिया जिसमें बहुत सारे काइंड्स ऑफ एनिमल्स और बहुत सारे काइंड्स ऑफ प्लांट एक साथ रहते हो बिना दूसरे को हार्म करे हुए। ठीक है, जैसे हमारा जैसे मान लो कि नेशनल पार्क होता है। ठीक है, नेशनल पार्क में क्या होता है, डियर भी रहता है, लायन भी रहता है, ये सब कुछ एक साथ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को बचाने का काम कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, ये हो जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो स्पेशल होता है, जेनेटिक होता है, इकोसिस्टम होता है। अब देखो मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। स्पेशल का मतलब होता है कि भाई बहुत सारे स्पीसीज एक जगह रहते हो, उसको स्पेशल कहेंगे। ठीक है, जेनेटिक का मतलब वेरिएशन, बहुत उन सब में वेरिएशन होगा, अलग अलग वेरी करेंगे, एक दूसरे से वेरी करेंगे। इकोसिस्टम का मतलब वेरिएशन अमॉन्ग देमसेल्फ। ठीक है, उनमें ही आपस में ही वेरिएशन हो। वैल्यूज की बात करेंगे तो देखो वैल्यूज का मतलब क्या होता है, रेगुलेशन। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू की बात करें तो रेगुलेट करता है डिफरेंट स्पीसीज को। क्या करता है, रेगुलेट करता है, क्या डिफरेंट स्पीसीज को रेगुलेट करता है। ठीक है, हेल्प करता है प्रोटेक्शन में, हेल्प करता है क्या, किसको प्रोटेक्ट करता है भाई, वहाँ के ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एम करता है क्या, क्लाइमेटिक सूटेबल को, एम करता है क्या, क्लाइमेटिक सूटेबल एनवायरमेंट को बचाता है। हेल्प करता है क्या, रिसर्च में, किस में हेल्प करता है भाई, रिसर्च में। और क्या कहते हैं, हमें जो रिसर्च हम करते हैं उसमें भी ये हेल्प करता है हमारी बायोडाइवर्सिटी। वहाँ पे क्या करता है, हम उस एरिया की जो प्लांट्स और स्पीसीज होती हैं उनको हम प्रॉपर स्टडीज कर सकते हैं। ठीक है, ये सीधा चीज़ हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया?